आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, अनोखी संस्कृति और विविध जनजातियों के लिए माना जाता है, मणिपुर। लेकिन बीते 2 सालों में ये राज्य लगातार हिंसा और संघर्ष की चपेट में है। मणिपुर जो मैतेई, कुकी और नागा जैसे समुदायों का घर है, 2023 से जारी जातीय टकराव के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुआ ये विवाद 3 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई और हजारों बेघर हुए। जनता में इस फैसले के बाद निराशा और आक्रोश बना हुआ है। लोग असंतुष्ट हैं और उनकी इस नाराजगी का सबसे बड़ा एक कारण ये है कि भारतीय सरकार ने मणिपुर हिंसा में निर्णय लेने में बहुत विलंब किया। मणिपुर हिंसा को समझने के लिए वहाँ की डेमोग्राफिक कंडीशंस को समझना आवश्यक है। मणिपुर राज्य 3 जनजातियों में बटा हुआ है, जिसमें पहली जनजाति 53% जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा समुदाय मैतेई है। ये ओबीसी कोटा में आते हैं। दूसरा जो है वो 16% जनसंख्या के साथ दूसरा समुदाय यानी कि नागा समुदाय है। ये मणिपुर की उत्तरी पहाड़ियों में रहते हैं एवं एससी कोटे के अंतर्गत आते हैं। तीसरा समुदाय है कुकी समुदाय, जो कि दक्षिण पहाड़ियों में निवास करता है। ये समुदाय भी एससी कोटे में आता है। इनकी जनसंख्या 16% है। जैसा कि पहले भी मेंशन किया है कि मणिपुर हिंसा की शुरुआत 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले के साथ हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट में राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर जल्दी विचार करने के लिए आदेश दिया था। इसके कुछ दिन बाद 3 मई 2023 को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जनजातीय हिंसा भड़क गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो के डेटा के अनुसार इस हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए एवं 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, जबकि अनौपचारिक सूत्रों के अनुसार मृतकों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा है। 20 महीने के जनजातीय हिंसा के पश्चात 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, अथवा 13 फरवरी 2025 को भारत सरकार मणिपुर में प्रेसिडेंटल रूल लगा देती है। तो पहले इस पॉइंट को समझते हैं। 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने लगातार चल रही हिंसा और स्थिति में काबू पाने की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सिर्फ 4 दिन बाद यानी कि 13 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि राज्य की पूरी प्रशासनिक और विधायी शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है, यानी राज्य की सरकार भंग हो जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर शासन चलाते हैं। केंद्र सरकार इस दौरान कानून व्यवस्था को संभालने, शांति बहाल करने और प्रशासन को सामान्य करने के लिए सीधे फैसले लेती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना इस बात का संकेत था कि राज्य की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी और वहां की चुनी हुई सरकार के बस में नहीं रह गई थी। इसका असर ये भी हुआ कि जनता को लगा कि राज्य की समस्याओं को सुलझाने में बहुत देर हो गई है। भारत में सामान्य हालत में हर राज्य में राज्य सरकार होती है। मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और विधानसभा मिलकर शासन को चलाते हैं। ऐसे ही सामान्य संवैधानिक शासन कहा जाता है। लेकिन अगर किसी राज्य की सरकार इस्तीफा दे दे या बहुमत खो दे या कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाए कि राज्य सरकार हालात नहीं संभाल पाए, तो अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकती है। तो मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से पहले तक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में निर्वाचित राज्य सरकार चल रही थी, जो कि भाजपा नेतृत्व था। 9 फरवरी 2025 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 13 फरवरी 2025 को उसी कारण वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, यानी उससे पहले राज्य सरकार का शासन था, राष्ट्रपति शासन नहीं। अब यहाँ पर पीएम मोदी 13 सितंबर 2025 को यानी कि हिंसा के पूरे 2.5 ईयर्स बाद मणिपुर का दौरा करते हैं। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मैतेई बहुल इंसाफ के साथ साथ कुकी बहुल चूड़ा चांदपुर में विभिन्न विकास योजना का शिलान्यास भी करते हैं। चांदपुर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो परिवार बेघर हो गए थे ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल ही में करीब 3,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। पीएम मोदी ने रिलीफ कैंप में विस्थापित हुए लोगों में बातचीत की।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 11 सितंबर को इस दौरे से पहले पीएम मोदी के स्वागत में चूड़ा चांदपुर जिले में सैकड़ों कटआउट और बैनर लगाए गए थे। स्थानीय कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए कई बैनर और सैकड़ों कटआउट तोड़ दिए अथवा इनमें आग भी लगा दी। इसी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पीएम मोदी के दौरे के एक दिन बाद यानी कि 14 सितंबर 2025 को भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन 2 व्यक्तियों की रिहाई की मांग की। विरोध प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर तैनात RAAF कर्मचारियों पर पथराव भी किया। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के अनुसार भीड़ ने चूड़ा चांदपुर पर पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की भी कोशिश की। इस विरोध से ये बात तो स्पष्ट होती है कि पीएम मोदी का मणिपुर दौरा कुछ खास सफल साबित नहीं हो पाया। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट चैनल के अपलोड किए गए एक यूट्यूब वीडियो से ये स्पष्ट होता है कि जनता में पीएम मोदी के देर से दौरे के कारण असंतोष है। चैनल रिपोर्टर ने मणिपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कुछ युवकों से पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर सवाल पूछा। उनमें से एक युवक ने कहा कि उनके आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मणिपुर हिंसा के लिए कुछ करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। ये शब्द दर्शाते हैं कि मणिपुर की जनता को अब बड़े नेताओं के राज्य दौरे से कोई उम्मीद नहीं है। ये दर्शाता है कि केंद्रीय सरकार ने मणिपुर हिंसा में अत्यंत ही ढील दिखाई है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मणिपुर राज्य की जनता पीएम मोदी के लेट दौरे से असंतुष्ट है। क्या उनका फर्ज नहीं था कि बात इतनी बढ़ने से पहले वो जाकर हिंसा को काबू में करने की कोशिश करें? हालांकि पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में मणिपुर के लिए कई विकास परियोजनाओं की बात की, जिसमें कई पुलिस मुख्यालय एवं सचिवालयों का निर्माण शामिल है। लेकिन अगर यही पहल पहले की गई होती तो हालात आज इतने नहीं बिगड़ते। इस हिंसा के कारण मणिपुर को मानव जीवन, सामाजिक कार्यशैली एवं अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान हुआ है। ये जनजाति संघर्ष अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पा रही है। ऐसे जनजातीय संघर्षों को सुलझाने के लिए सरकार को दोनों जनजातियों की मूलभूत समस्याओं को सुनकर उन पर कड़े कानून बनाने चाहिए थे। लेकिन मानव अधिकारों को सुनिश्चित किए बिना ही वो विकास आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के इस मुद्दे में अपनी लापरवाही दिखाई है। उन्होंने विकास परियोजनाओं की घोषणा तो की है, लेकिन अब देखना होगा कि ये धरातल पर कितनी सफल साबित होगी।